we will discuss new chapter of genetics, that is chapter 6, molecular basis of inheritance. The name of the chapter is molecular basis of inheritance. तो हम लोग जेनेटिक्स का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर 6 है, क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक है उसमें। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या है, आइए समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो चीज दी गई एनसीईआरटी बुक में न्यूक्लिक एसिड के बारे में, हालांकि न्यूक्लिक एसिड के बारे में तमाम चीजें आप क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो एनसीईआरटी बुक में है। तो यहाँ भी उन तमाम चीजों का फिर से वर्णन किया गया है एनसीईआरटी बुक में, तो एक तरह से वो आपका रिवीजन हो जाएगा वो पोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में चैप्टर 6 यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लिक एसिड का जिक्र किया गया है। देखिए न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, आपको पता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए जो है ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल in majority of organisms, in majority या most of organisms, of living organisms, ठीक है। तो डीएनए जो है वो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक। जबकि आरएनए जो है वो सिर्फ कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस ओनली। तो आरएनए act as genetic material in some viruses only. Some viruses only. तो केवल कुछ वायरसेस में ही आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। Some viruses only, कुछ वायरसेस में ही ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। अच्छा, आरएनए जो है वो मोस्टली मैसेंजर के रूप में काम करता है। एक्चुअली जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो डीएनए एक मैसेज को ट्रांसफर करता है आरएनए को, और आरएनए फिर उसको प्रोटीन के रूप में उसको अनुवाद कर देता है, मतलब प्रोटीन बना देता है। तो एक तरह से आरएनए जो है इट एक्ट एज मैसेंजर, ठीक है। तो आरएनए जो है वो मैसेंजर के रूप में काम करता है। तो मोस्टली एक्ट एज मैसेंजर, ठीक। तो आरएनए जो है वो मोस्टली मैसेंजर के रूप में काम करता है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में उसको रेयरली माना जाता है, और वो भी किसमें, सम वायरसेस में। जैसे टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ऐसे और भी तमाम वायरस हैं। एचआईवी वायरस, उसमें भी आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। अब आरएनए के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। तो आरएनए का क्या क्या फंक्शन होता है इसका जिक्र एनसीईआरटी बुक करती है, यानी फंक्शंस ऑफ आरएनए। तो आरएनए के क्या क्या फंक्शन है, तो आरएनए के 3 फंक्शन का जिक्र एनसीईआरटी बुक करती है। एक तो ये एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। एडेप्टर मॉलिक्यूल, एक्ट एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल का काम करता है। ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल का काम करता है, क्या है स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। और तीसरा ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल का काम करता है, एक एंजाइम के रूप में काम करता है। और आपको मालूम है जब आरएनए एंजाइम के रूप में काम करता है तो उस एंजाइम को राइबोजाइम कहा जाता है।
तो कैटालिटिक मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, ठीक है, मतलब एज एंजाइम। इसका मतलब हुआ ये एंजाइम के रूप में काम करता है। और व्हेन आरएनए एक्ट एज एंजाइम, व्हेन आरएनए एक्ट एज एंजाइम, इट इज कॉल्ड राइबोजाइम, इट इज कॉल्ड राइबोजाइम। तो ऐसे एंजाइम को राइबोजाइम कहा जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कैसे होती है, या न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड, जिसको मैं Na लिख रहा हूं, इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जाता है, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, दोनों ही क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, यानी न्यूक्लियोटाइड के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड, इनके बारे में आप क्लास 11th में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ चुके हैं। बट यहाँ भी कुछ उसकी एक तरह से समरी कह लीजिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक ने डीएनए के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र किया है। क्या है वो पॉइंट? एक तो ये कि डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड 2 तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, ये तो पहले से आप पता है आपको। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका जिक्र मैं भी कर रहा था कि एनसीईआरटी बुक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिक्र किया है, वो ये है कि डीएनए मॉलिक्यूल का जो लेंथ है वो कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है। तो द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड पेयर और बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो एक तो डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। उसी तरह से आरएनए भी पॉलीमर होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए इज पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो एक तरह से आप देख लिए कि न्यूक्लियोटाइड्स 2 तरह के होते हैं, एक तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और दूसरा क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स 2 तरह के होते हैं, एक तरह के न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और दूसरे तरह के न्यूक्लियोटाइड्स को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड किसमें पाया जाता है, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है डीएनए में। ये क्लियर हो गया। अब जो लेंथ ऑफ डीएनए है उसकी बात करते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड बाय, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, या उसी को बेस पेयर्स भी कहते हैं, बेस पेयर्स, बेस पेयर्स प्रेजेंट इन डीएनए, प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं या कितने न्यूक्लियोटाइड पेयर या बेस पेयर मौजूद हैं, उससे हमको डीएनए की लंबाई का पता चल जाता है। और ये जो लेंथ ऑफ डीएनए है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में है, वो वैरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक स्पीशीज में जो डीएनए की लेंथ होगी या उसके एक डीएनए मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर होगा या न्यूक्लियोटाइड पेयर का नंबर होगा,
वो दूसरे स्पीशीज में डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहां इस पॉइंट को आप मेंशन कर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मेंशन कर लेंगे। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लेंथ ऑफ डीएनए कहिए या आप कहिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर या बेस पेयर, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हर ऑर्गेनिज्म का अपना डीएनए का लेंथ होगा या उसके एक मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड का नंबर होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक, और कुछ ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोटाइड पेयर में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड और न्यूक्लियोटाइड पेयर में नहीं होंगे। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड पेयर में होंगे, दो स्ट्रैंड के में आमने सामने के न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड पेयर कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड पेयर हो गया, न्यूक्लियोटाइड पेयर हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड पेयर हो गया, ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड पेयर हो गया, या इसी को बेस पेयर कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड पेयर में पाए जाते हैं। एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड अपने सामने वाले स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयर बनाता है। तो इसलिए हम लेंथ ऑफ डीएनए को अगर नापना चाहते हैं तो या तो न्यूक्लियोटाइड के नंबर को काउंट कर लें या न्यूक्लियोटाइड पेयर के नंबर को काउंट कर लें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम न्यूक्लियोटाइड पेयर काउंट करेंगे और कब हम न्यूक्लियोटाइड काउंट करेंगे। न्यूक्लियोटाइड काउंट करेंगे डीएनए का लेंथ पता लगाने के लिए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में, और डबल स्ट्रैंड डीएनए में जब डीएनए का लेंथ हमको पता करना होगा तो एक न्यूक्लियोटाइड पेयर मतलब वहां पर न्यूक्लियोटाइड पेयर वर्ड यूज करेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड पेयर, दो न्यूक्लियोटाइड पेयर, तीन न्यूक्लियोटाइड पेयर, चार न्यूक्लियोटाइड पेयर, 5 6 7 8 9 न्यूक्लियोटाइड पेयर। तो यहाँ पर 9 न्यूक्लियोटाइड पेयर का जो है तो उससे डीएनए का लेंथ हमको पता चल जाता है। यानी यहाँ का डीएनए, ये जो डीएनए है वो कितना लंबा है, 9 न्यूक्लियोटाइड पेयर लॉन्ग है। ये डीएनए कितना लंबा है, 9 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। तो दिस इज 9 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, ऐसे लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। और किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड के और एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में दूरी फिक्स होती है। तो अगर इसके बीच में दूरी कुछ भी मान लेते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं, तो 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 ऐसे 8 बार 3.4 करेंगे तो आपको एंगस्ट्रॉम में डीएनए की लेंथ पता चल जाएगी। तो आपको अगर न्यूक्लियोटाइड का नंबर पता है तो लेंथ आप पता कर लेंगे। और यहां पर जो इस डीएनए मॉलिक्यूल का जो लेंथ होगा वो होगा 9 न्यूक्लियोटाइड पेयर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड है तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड पेयर या बेस पेयर का यूज कर देंगे। यहाँ 9 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल लिखेंगे आप। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म है। हर ऑर्गेनिज्म या मतलब हर स्पीशीज का जो लेंथ ऑफ डीएनए है या उस उनके डीएनए मॉलिक्यूल में जो बेस पेयर की संख्या है वो क्या होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पेसिफिक होती है। वो दो ऑर्गेनिज्म की यूजुअली मैच नहीं करती है, यूजुअली मैच नहीं करती है। ठीक है, अब क्लोन्स होंगे तो उनकी मैच करेगी। ऐसे ही बाई चांस किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए की लंबाई बराबर मैच कर सकती है, हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट यूजुअली मैच नहीं करती। तो वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, लेंथ ऑफ डीएनए या डीएनए मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड का संख्या। अब एनसीईआरटी बुक में 4 ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दिया है, नाम लिखा है। वो 4 एग्जांपल है। जिन ऑर्गेनिज्म का नाम है 5X174, ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया पर हमला करने वाला वायरस है, बैक्टीरियोफेज है। दूसरा ऑर्गेनिज्म का नाम है लैम्डा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, इसको लैम्डा फेज भी कहा जाता है। तीसरा ऑर्गेनिज्म का नाम है इश्चेरिकिया कोलाई, ई कोलाई, ठीक है, बैक्टीरिया है। ये दोनों वायरस हैं, ठीक है ना, ये दोनों वायरस हैं।
5x174 बैक्टीरियोफेज वायरस है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस है, और ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है, इश्चेरिकिया कोलाई। एंड अमीबा कोलाई मत समझ लीजिएगा, इश्चेरिकिया कोलाई ये बैक्टीरिया है। और चौथा जो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है वो है ह्यूमन। ठीक है, अब इसमें डीएनए के लेंथ का जिक्र किया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे जो डीएनए की लेंथ है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में। और बैक्टीरिया जो 5x174 बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड पेयर नहीं, केवल न्यूक्लियोटाइड का नंबर आपको बताना होगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। न्यूक्लियोटाइड को ही बेसिस भी कहा जा सकता है। तो 5386 बेसिस लॉन्ग या 5386 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए होगा किसका? 5x174 बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, अच्छा, अब जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस होता है इसमें डीएनए ज्यादा लंबा होता है और यहाँ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसमें जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा, तो इसमें जो डीएनए की लंबाई होगी वो न्यूक्लियोटाइड पेयर में बताएंगे या बेस पेयर में बताएंगे। तो शायद 48,502 बेस पेयर होता है। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 48,502 बेस पेयर इसके डीएनए की लेंथ होगी। तो 48,502 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होगा। क्या? किसका? लैम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए। ठीक है, तो 5x174 का जो डीएनए है कितना लंबा है? 5386 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए कितना लंबा है? 48,502 न्यूक्लियोटाइड पेयर लंबा है। यहाँ बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड पेयर लिखेंगे, यहाँ पेयर नहीं लिखेंगे। पेयर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। उसी तरह से जो इश्चेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया है उसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल में कितने बेस पेयर होंगे? तो 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो 4.6 और बेस पेयर क्यों? क्योंकि इश्चेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो आइए इसका लिख लेते हैं। इश्चेरिकिया कोलाई में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और इसमें 4.6 × 10⁻6 न्यूक्लियोटाइड पेयर या बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो मैं एक बार यहाँ बेस पेयर्स लिख दे रहा हूँ, बीपीएस बेस पेयर्स। तो 4.6 × 10⁻6 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स लिखिए या बेस पेयर्स लिखिए। ये इश्चेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया में इतने उसके डीएनए मॉलिक्यूल में इतने बेस पेयर्स पाए जाते हैं। और ह्यूमन में चूंकि हर डीएनए मॉलिक्यूल की 2 कॉपी होती है, हम लोगों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट होता है। हर क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो हम लोगों में, और क्रोमोसोम हम लोगों में पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो 23 पेयर डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या है? 23 पेयर डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी 46 डीएनए मॉलिक्यूल है। और यानी 23 डीएनए मॉलिक्यूल फादर से आए, 23 डीएनए मॉलिक्यूल मदर से आए, तो हो गया 46 या 23 पेयर। तो इस कंडीशन को डिप्लॉयड बोलते हैं। जब हर डीएनए मॉलिक्यूल की 2 कॉपी होगी, यानी एक कॉपी फादर से आई है, एक कॉपी मदर से आई है, तो इसको डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक जो डीएनए मॉलिक्यूल, एक सेट जो फादर से आया है वो 23 है और दूसरा सेट जो मदर से आया है वो 23 है। तो केवल 23 डीएनए मॉलिक्यूल, यानी केवल एक सेट जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है हमारे बॉडी में, जो दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट से आए हैं, उसको हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए कहा जाता है। तो हैप्लॉइड जो जीनोम होगा उसमें कितने बेस पेयर्स होंगे? तो 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स होंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ह्यूमन में आप इसको मेंशन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं यहां दूर जाके इसको लिखता हूं, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ह्यूमन में भी, तो इसलिए यहां पर भी बेस पेयर ही बताएंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उनकी लंबाई पूछी जाएगी अगर, यानी सारे 2300 डीएनए मॉलिक्यूल को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे खड़ा कर दिया जाए और सबके बेस पेयर को गिन लिया जाए, तो 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स होंगे। यानी हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट का मतलब 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स के लेंथ की बात हो रही है, एक डीएनए मॉलिक्यूल की नहीं।
हैप्लॉइड मतलब कितने डीएनए मॉलिक्यूल की, 23 डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल की लंबाई की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। और इतना ही, अगर दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ लिया जाए, मतलब ये या तो फादर से आया है और या तो मदर से आया है, तो 23 का डबल हो जाएगा, तो × 2 कर देंगे। समझ में आया? तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए का लेंथ होता है वो उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। आइए अब स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को फिर से रिवाइज करते हैं, जो हम लोगों ने क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा था। तो अब आप देखें कि जो यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज क्या है? न्यूक्लियोटाइड। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में पॉलीमराइज करके, आपस में जुड़ करके एक लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक, दूसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, फॉस्फेट या इसी को आप फॉस्फोरिक एसिड लिख सकते हैं, H3PO4। पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर आप सब क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनाने जा रहा। जो क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है बस वही डिस्कस करने जा रहा। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, ये 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, अच्छा ध्यान रखें कि 2 तरह का शुगर होता है। पेंटोज शुगर होता है, ये 5 कार्बन शुगर है। पेंटोज शुगर मतलब कितने कार्बन शुगर? 5 कार्बन शुगर। ठीक है, तो पेंटोज शुगर 2 तरह का होता है, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो पेंटोज शुगर 2 तरह का होता है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। कई बार उसको 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। तो 2 तरह के पेंटोज शुगर होते हैं, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियोटाइड होगा यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होगा, उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाएगा इन डीएनए। ठीक, तो ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा। ठीक है, और जो राइबोज शुगर है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा। राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए का कंपोनेंट होता है, तो इस तरह से राइबोज शुगर जो है वो आरएनए में पाया जाएगा। ठीक, तो राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड एंड deoxyribose sugar or 2-deoxyribose sugar is present in DNA nucleotide। तो कई किताबें इसको 2-deoxyribose sugar पे लिखती हैं, तो आप भी ये ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं है, सही, ज्यादा सही नाम ये है 2-deoxyribose sugar। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। तो नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो 2 तरह के होंगे, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। तो आइए उसको समझते हैं। तो पायरिमिडीन्स एक ग्रुप होता है नाइट्रोजनस बेस का, और प्यूरीन्स दूसरा ग्रुप होता है नाइट्रोजनस बेस का। और पायरिमिडीन्स 3 तरह के होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थायामीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, थायामीन। तो साइटोसिन, यूरेसिल, थायामीन, ये 3 तरह के पायरिमिडीन्स होते हैं। साइटोसिन का सिंबल C होता है, यूरेसिल का सिंबल U होता है, थायामीन का सिंबल T होता है।
और प्यूरिन्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन हो गया और गुआनिन हो गया, एडेनिन हो गया और गुआनिन हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो 5 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट हैं, डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए कौन सा पिरिमिडीन डीएनए में पाया जाता है, कौन सा पिरिमिडीन आरएनए में पाया जाता है। प्यूरिन्स एडेनिन और गुआनिन होते हैं, ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं, चाहे राइबोन्यूक्लियोटाइड हो या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो। यानी प्यूरिन में जो 2 प्यूरिन्स हैं एडेनिन गुआनिन, ये आरएनए में भी पाए जाएंगे, डीएनए में भी पाए जाएंगे, ठीक। लेकिन जब पिरिमिडीन की बात करेंगे तो साइटोसिन जो होगा वो आरएनए में भी पाया जाएगा, डीएनए में भी पाया जाएगा। लेकिन यूरेसिल जो है, यूरेसिल ये डीएनए में नहीं पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, फाउंड इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। और जो थायमीन है इसको 3 मिथाइल यूरेसिल कहते हैं। थायमीन भी एक तरह का यूरेसिल है, लेकिन उसमें एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो थायमीन जो होता है इसका दूसरा नाम है 3 मिथाइल यूरेसिल। तो 3 मिथाइल यूरेसिल थायमीन का दूसरा नाम है, और ये पाया जाता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो थायमीन जो है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, फाउंड इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड। हालांकि ये कुछ तरह के आरएनए मॉलिक्यूल में भी पाया जाता है, तो ये इसके एक्सेप्शन है, लेकिन शुगर का एक्सेप्शन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोटाइड के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट जो चाहे आरएनए न्यूक्लियोटाइड हो या डीएनए न्यूक्लियोटाइड हो, दोनों में पाया जाएगा। पेंटोज शुगर में राइबोज शुगर ये केवल आरएनए न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा विदाउट एक्सेप्शन, और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो केवल डीएनए न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा विदाउट एक्सेप्शन। जब नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे तो जो प्यूरिन्स होते हैं वो डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड दोनों में पाए जाएंगे। एडेनिन और गुआनिन आरएनए न्यूक्लियोटाइड में भी होगा, एडेनिन और गुआनिन डीएनए न्यूक्लियोटाइड में भी होगा। जब पिरिमिडीन की बात करेंगे तो साइटोसिन जो है वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड में भी होगा और डीएनए न्यूक्लियोटाइड में भी होगा। लेकिन यूरेसिल ये सिर्फ आरएनए न्यूक्लियोटाइड में होगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड में नहीं होगा। और थायमीन ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड में होगा लेकिन आरएनए न्यूक्लियोटाइड में नहीं होगा विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया कि एक न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हमने आरएनए और डीएनए में जो डिफरेंस बताया वो यही बताया कि 2 मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। एक तो डीएनए में 2'-डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। राइबोज शुगर में एक एक्स्ट्रा OH होता है सेकंड कार्बन पर, ठीक है ना, और डीएनए में जो सेकंड कार्बन होता है वहां से जो ऑक्सीजन है वो हट जाता है। ये क्लियर हो गया। और दूसरा डिफरेंस होता है डीएनए में थायमीन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। थायमीन भी एक तरह का यूरेसिल ही है, लेकिन उसके 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, तो 5 मिथाइल यूरेसिल ये है थायमीन। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 3 मिथाइल यूरेसिल मेरे मुंह से निकल गया था, वो स्लिप ऑफ टंग है, तो ध्यान रखिएगा 5 मिथाइल यूरेसिल है। तो 5 मिथाइल यूरेसिल ये याद रखेंगे, ठीक है ना। ये इसी को थायमीन कहा जाता है। इट इज नॉट 3 मिथाइल यूरेसिल, इट इज 5 मिथाइल यूरेसिल। क्लियर हो गया। तो डीएनए में थायमीन पाया जाता है, थायमीन इज 5 मिथाइल यूरेसिल, और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, 2'-डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। अगर आप राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा हमको। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन होता है, CH2OH, ठीक। और इसमें OH ऊपर होता है पहले कार्बन का, H नीचे होता है, H ऊपर होता है, OH नीचे होता है, H ऊपर होता है, OH नीचे होता है। ये रिंग प्लेन ऑफ द पेपर में है, तो प्लेन ऑफ द पेपर से ऊपर अगर OH होगा तो यहाँ ऊपर बनाते हैं, प्लेन ऑफ द पेपर से OH अगर नीचे होगा तो उसको नीचे बनाते हैं, और ये हो गया H। तो ये हो गया राइबोज शुगर, ठीक है, दिस इज राइबोज शुगर। और इसमें आप देखेंगे जो सेकंड कार्बन पर, जो सेकंड, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है।
पहले कार्बन पर OH प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर होता है तो ये बीटा राइबोज शुगर होता है। अगर यही OH नीचे होता तो अल्फा राइबोज होता। तो ये OH ऊपर है तो बीटा राइबोज हो गया। ये क्लियर हो गया। और जो सेकंड कार्बन होता है उस पर देखिए OH है, तो यानी जो राइबोज शुगर होता है उसमें एडिशनल हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। और अगर यही डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या होगा कि यही ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है, और केवल H बचेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा उसमें सेकंड कार्बन पर ऊपर भी H होगा, नीचे भी H होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो डीएनए में जब आप सेकंड कार्बन देखेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर का तो उसमें सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होगा। तो ये आप डीएनए में बाकी जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, जैसे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये तीसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप। डीएनए में 1 2 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, लेकिन आरएनए में 4 होंगे, 1 2 3 4। तो वही एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि यहां पर एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट इन आरएनए या राइबोज शुगर। तो एडिशनल OH group is present in ribose sugar, ठीक है। और जो डीएनए होता है मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर 2' डीऑक्सीराइबोज शुगर में सिर्फ 3 ही OH ग्रुप होते हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसमें एडिशनल OH ग्रुप नहीं होता है। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। तो 5' मिथाइल यूरेसिल को ही क्या बोलते हैं, थाइमीन बोलते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो पेंटोज शुगर होता है, जो सबसे पहले पेंटोज शुगर होता है उसमें जो पहला कार्बन है उस पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। तो ये मान लीजिए नाइट्रोजनस बेस है, ऐसे ही मॉडल डायग्राम हमने बना लिया। ये नाइट्रोजनस बेस है और ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। और तो ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। तो पहले नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से अटैच होता है और इस बॉन्ड को एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड बनने में जो पहला रिएक्शन होता है, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, ये पहला रिएक्शन होता है। और उससे जो कंपाउंड बनता है उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसका नाम आप लोग पढ़े होंगे, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर यहाँ पर OH ग्रुप लगता है तो ये आरएनए न्यूक्लियोसाइड हो गया, तो उसको आप नाम लिख देंगे एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या है, ये आरएनए न्यूक्लियोसाइड है, आरएनए न्यूक्लियोसाइड है, ठीक। अब यहाँ नाइट्रोजनस बेस में अगर आरएनए न्यूक्लियोसाइड होगा तो एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और यूरेसिल हो सकता है, थाइमीन कभी नहीं होगा, ठीक। और अगर डीऑक्सी एडिनोसिन लिखा है तो डीऑक्सी एडिनोसिन जो है वो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है। यहां पर H ऊपर भी होगा, नीचे भी H होगा, ये वाली कंडीशन होगी। और यहां पर कौन से नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमीन, या यूरेसिल नहीं होगा। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियो, तो यहां पर अगर एडेनिन हुआ, ध्यान रखें, एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर नाइट्रोजनस बेस में हम यहां एडेनिन मान रहे हैं और अगर यहां पर OH लटका हुआ है नीचे तो वो एडिनोसिन हो गया, आरएनए न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन मान रहे हैं और यहां पर क्या लटका है, H लटका है, तो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस और H लटका है, तो इस न्यूक्लियोसाइड को डीऑक्सी एडिनोसिन कहा जाएगा। और ये डीएनए न्यूक्लियोसाइड है, डीएनए न्यूक्लियोसाइड है। तो ये क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही और न्यूक्लियोसाइड के भी नाम आप ध्यान रखेंगे। अगर यहां पर ग्वानिन है और यहां पर OH है तो ग्वानोसिन हो गया, तो ग्वानोसिन, एडिनोसिन, ये सब आरएनए न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है।
अगर यहां पर H और ये ग्वानीन ही है तो ये डीऑक्सीगुआनोसिन हो गया, डीऑक्सीगुआनोसिन हो गया। ठीक, उसी तरह से आप एक और कंसीडर कर सकते हैं, अगर यहां पर साइटोसिन हो गया और यहां OH हो गया तो आरएनए न्यूक्लियोसाइड है, तो यहां पर साइटिडीन हो गया, क्या नाम हो गया, साइटिडीन हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो साइटिडीन हो गया, तो साइटिडीन भी आरएनए न्यूक्लियोसाइड है। और अगर यहां पर ऑक्सीजन हटा दिया, केवल H है, तो डीऑक्सीसाइटोडीन हो गया। तो मैं यहां लिख देता हूं डीऑक्सीसाइटिडीन, ये डीएनए न्यूक्लियोसाइड है। उसी तरह से जब यहां पर यूरेसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा और ये OH है, तो यहां पर यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। तो ये चीज आप मेंशन कर लेंगे, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर थायमीन आ जाए, क्योंकि यूरेसिल नहीं पाया जाता डीएनए में और यहां पर H है, तो इसको डीऑक्सीथायमिडीन कहेंगे या सिर्फ थायमिडीन कहेंगे, दोनों ही चलेगा। एनसीईआरटी बुक में यहाँ डीऑक्सीथायमिडीन लिखा है, लेकिन थायमिडीन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपको क्लियरली याद रखना पड़ेगा। तो डीऑक्सीथायमिडीन या सिर्फ थायमिडीन भी कहा जा सकता है, थायमिडीन भी कहा जा सकता है। ठीक, तो आप देखें कि हमने यहां पर आरएनए न्यूक्लियोसाइड्स के नाम 4 बताए हैं और 4 डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स के नाम बताए हैं। आरएनए न्यूक्लियोसाइड के नाम कौन कौन से हैं, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन। और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड के नाम क्या होंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी लग जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन और डीऑक्सीथायमिडीन। तो ये चीज आपको स्पष्ट रखना है, डीऑक्सीसाइटिडीन हो गया और डीऑक्सीथायमिडीन हो गया, ये आपको बहुत ही क्लियरली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में रिएक्शन होता है, और नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ा रहता है। अब इसके बाद न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड तब बनता है जब फॉस्फेट आकर के जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड आकर जुड़ता है पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन से। तो जब फॉस्फेट आकर के जुड़ता है, ये मान लेते हैं P है, फॉस्फेट है। फॉस्फोरिक एसिड में आपको मालूम है 3 OH ग्रुप होता है और इस कार्बन पर भी एक OH होता है। तो ये OH जब फॉस्फोरिक एसिड के OH के साथ रिएक्ट करता है, फॉस्फोरिक एसिड में डबल बॉन्ड O, एक OH और इधर एक OH होता है, तो इस OH और इस OH के बीच में जब रिएक्शन होता है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। तो 5वें कार्बन से जब ये अटैच होता है फॉस्फोरस पेंटोज शुगर के, तो इससे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है और ये दूसरा रिएक्शन है, यानी न्यूक्लियोटाइड बनने में 2 रिएक्शन होता है। पहले नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। कि फिर इस न्यूक्लियोसाइड में जो पेंटोज शुगर का 5वां कार्बन है, इससे जब फॉस्फेट आकर के जुड़ता है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, तो बीच में O होता है, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड है। समझ में आया, न्यूक्लियोटाइड। तो हमने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, ये क्लियर हो गया। तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण में 2 बॉन्ड बनते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पहले बनता है और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बाद में बनता है। अब ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे बन करके जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। अब देखिए 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। मान लीजिए ये पेंटोज शुगर है, ठीक, और ये नाइट्रोजनस बेस उसके साथ अटैच है, और ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये 5वां कार्बन है। ठीक है, ये समझ में आ गया।
और इस 5वें कार्बन से ये फास्फोरस अटैच है एस्टर बॉन्ड से, ठीक है। यहाँ बीच में O लगा दीजिएगा, ठीक है, एस्टर बॉन्ड। ये पेंटोज शुगर है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरह इसके नीचे जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ भी O है, तो आप ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, और इससे क्या अटैच है? फास्फोरस अटैच है, ठीक है, इससे फास्फोरस अटैच है, और ये O है, एस्टर बॉन्ड में O होता है, ठीक। अब आप देखें कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां कार्बन, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में 3'5' फास्फोएस्टर लिंकेज से जुड़े रहते हैं। तो ये आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है, 3'5' फास्फोएस्टर लिंकेज से जुड़े। जब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में रिएक्शन होता है तो एक बॉन्ड पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा कार्बन है, इसे OH लटका रहता है, फास्फोरस के एक OH के साथ उसका रिएक्शन होता है, वो एस्टर बॉन्ड बन जाता है। तो ये एक एस्टर बॉन्ड बन गया। तो इस एस्टर बॉन्ड को क्या कहते हैं? 3'5' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि दो एस्टर बॉन्ड है। देखिए 3' से शुरू हुआ और 5' पर आया, 5' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? 3' से 5' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन जो बॉन्ड बना है वो सिर्फ ये वाला बना है, ये तो पहले से ही मौजूद था, तो ये वाला बॉन्ड बनता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो कितने फास्फोएस्टर बॉन्ड बनते हैं? सिर्फ एक फास्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, फास्फोरस के इधर वाला। इस फास्फोरस और थर्ड कार्बन के बीच में बनता है। 5th कार्बन और फास्फोरस के बीच में तो बना ही हुआ है। तो 3'5' फास्फोएस्टर बॉन्ड पाया जाता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, और इस तरह से ये डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया, डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया। और आपको अगर कोई और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो इसके नीचे लेते आएंगे, वो इस तीसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, इसके नीचे और न्यूक्लियोटाइड लेता है, वो उसके तीसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। तो एक तरह से आपको न्यूक्लियोटाइड की चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। अब किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आप देखेंगे, मान लीजिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो उसमें एक तरफ जिधर एरो बनाते हैं उधर फ्री फॉस्फेट होता है 5वें कार्बन पर, तो इसको 5' एंड कहा जाता है। और दूसरे तरफ थर्ड कार्बन पर OH, सबसे नीचे वाले एंड में OH फ्री रहता है, तो इधर फ्री फास्फोरस रहता है, तो 5' एंड कहते हैं। एक एंड पर फ्री OH एंड होता है थर्ड कार्बन पर, तो 3' एंड कहा जाता है। तो किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में दो एंड होते हैं, एक एंड पर 5वें कार्बन जो फास्फोरस है वो फ्री रहता है, और दूसरे एंड पर तीसरे कार्बन पर जो OH लटका है वो फ्री रहता है। इस पर OH लटका रहेगा जब तक कि कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ेगा। एक न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाएगा तो उसके नीचे उसका जो थर्ड कार्बन है उस पर OH लटका रहेगा फ्री। तो आपको फ्री 3' एंड समझ में आया, आपको फ्री 5' एंड समझ में आया। तो किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 2 फ्री एंड्स होते हैं, 2 फ्री एंड्स होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 फ्री एंड्स होते हैं। अच्छा, इसमें कौन से दो फ्री एंड होते हैं? एक 5' एंड और एक 3' एंड। जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है पुराने चेन से, तो पुराने चेन का जो सबसे निचला एंड होता है 3'OH एंड, उससे नया न्यूक्लियोटाइड का जो 5' एंड है वो अटैच होता है। यही चीज आपको ध्यान रखना। एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन होता है वो शुगर फास्फोरस को बोलते हैं, यानी शुगर फॉस्फेट को बैकबोन बोला जाता है। यानी जो शुगर फॉस्फेट होता है ये बैकबोन कहा जाता है। सो दिस इज बैकबोन। तो किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन कौन बनाता है अगर पूछेगा
तो बैकबोन बनाता है शुगर यूनिट और फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट एंड शुगर फॉर्म्स द बैकबोन। पेंटोज, शुगर एंड फॉस्फेट ये बैकबोन बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो इस बैकबोन से परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड रहते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस bases are projected perpendicularly to the backbone। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड रहते हैं बैकबोन से। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है और न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिश्चर ने आइडेंटिफाई किया था, खोजा था 1869 में, और न्यूक्लियन टर्म दिया था। डीएनए को कौन सा टर्म दिया था? न्यूक्लियन टर्म दिया था, ठीक है। बाद में जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो आप पढ़े होंगे 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया, डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी फोटोग्राफिक फिल्म प्रेजेंटेड बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। यानी फ्रैंकलिन और विल्किंस ने जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के आधार पर जो डीएनए का फोटोग्राफ भेजा था वॉटसन एंड क्रिक को, उसके आधार पर वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक डीएनए के मॉलिक्यूल का मॉडल तैयार किया जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और शुरू में जब डीएनए खोजा गया, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो इसको आइसोलेट करना बहुत ट्रबलसम टास्क था, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल इतना लंबा होता है, इतना लंबा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है कि इसको निकालते समय ये टूट जाता है टुकड़ों में। तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर को बता पाने में बहुत लंबा समय लग गया। तो आइए पहले ये कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है, डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी न्यूक्लियस होता है, उसमें भी पाया जाता है, बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फर्क है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। फिर डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था? डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, उसको एनसीईआरटी बुक जो है वो लिखती है आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिश्चर। आइडेंटिफाइड पूछ ले या डिस्कवर्ड पूछ ले, बात एक ही है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो फ्रेडरिक मिश्चर ने इसको खोजा, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिश्चर ने इसको खोजा था एंड ही कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लिन। इन्होंने न्यूक्लिन शब्द का प्रयोग किया था, जो पहले बता चुके हैं आपको सारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी या इसका आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिक मिश्चर ने किया था, जिन्होंने डीएनए को कौन सा टर्म यूज किया? न्यूक्लिन, ठीक है। क्योंकि डीएनए आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, आइसोलेशन of DNA molecule was quite tough because it is very long polymer. Isolation of DNA molecule was quite tough because it is very long polymer. इसका मतलब हुआ कि वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट इन इंटैक्ट फॉर्म, बिना टूटे हुए, इन इंटैक्ट फॉर्म। यानी डीएनए को बिना टूटे हुए न्यूक्लियस से बाहर निकालना,
ठीक है, इंटैक्ट फॉर्म बहुत ही डिफिकल्ट रहा, इसलिए बहुत लंबे समय तक डीएनए के स्ट्रक्चर को लोग नहीं बता पाए। सो इट टुक लॉन्ग फॉर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए के खोजे जाने के काफी लंबे समय बाद लोगों को पता चल पाया। 1869 में डीएनए खोज लिया गया, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर 1953 में दिया गया। लगभग 80-85 साल के बाद इसका स्ट्रक्चर ढूंढ पाए लोग। क्यों? क्योंकि तब से लेकर के अब तक डीएनए को न्यूक्लियस से जब भी निकालने की कोशिश की जाती तो वो टूट जाता। इंटैक्ट फॉर्म में आप पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल डीएनए का जब निकालेंगे तभी ना उसका स्ट्रक्चर बता पाएंगे, तो वो बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज क्वाइट टफ बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग पॉलीमर। इसका मतलब ये हुआ कि वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट इन इंटैक्ट फॉर्म, सो इट टुक लॉन्ग फॉर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अब 1953 में क्या हुआ? वॉटसन एंड क्रिक ने, ये हम आपको बता चुके हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में, ठीक, gave the structure of DNA molecule by a model, एक मॉडल का इस्तेमाल करके, जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, ठीक, 1953। और इसीलिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया इन दोनों, वॉटसन एंड क्रिक को। और ये जो मॉडल था, इट वाज बेस्ड ऑन, ये जो स्ट्रक्चर जो डीएनए का दिया था, इट वाज बेस्ड ऑन वही जो फोटोग्राफ भेजा था, एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ जो डीएनए का भेजा था फ्रैंकलिन और विल्किंस ने, ठीक है, उसके आधार पर, बेस्ड ऑन फ्रैंकलिन एंड विल्किंस एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ of DNA molecule presented by Wilkins, ठीक है, Wilkins and Franklin, रोजालिन फ्रैंकलिन, रोजालिन फ्रैंकलिन। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। इसमें विल्किंस को भी नोबेल प्राइज मिला था, फ्रैंकलिन को बस नहीं मिला था। तो वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और यहां पर यह भी चीज ध्यान रखेंगे कि इन्होंने अपने मॉडल में यह बताया था कि डीएनए का मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसका मतलब इसमें बेस पेयरिंग पाई जाती है। तो जो प्रीपोजिशन दिया कि डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें बेस पेयरिंग पाई जाती है, वो चारगाफ के, इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। अब ये इरविन चारगाफ का क्या ऑब्जर्वेशन था, इसको समझते हैं। अब ये डीएनए का जो मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उसमें डबल हेलिक्स वर्ड यूज हुआ है। ये डबल वर्ड क्यों यूज हुआ है? तो इनका कहना था कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, तो इसलिए 2 हेलिक्स दिखता है, तो 2 हेलिक्स दिखते हैं, 2 हेलिक्स, इसके वजह से डबल हेलिक्स कहा गया, ठीक है। और ये जो 2 हेलिक्स है ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, ठीक, और जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में जो बेस पेयरिंग होती है, 2 स्ट्रैंड्स, सो बेस पेयरिंग अकर्स, तो इस वजह से बेस पेयरिंग होती है। और जो बेस पेयरिंग होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। बेस पेयरिंग होती है वो कैसी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दिखाते हैं जो डीएनए के मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और इट वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगाफ। It was based on the observation of इरविन चारगाफ, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इरविन चारगाफ, ठीक। अब ये जो इरविन चारगाफ थे, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ
purines is equal to total number of pyrimidines. ठीक है, in a double stranded DNA molecule, in a double stranded DNA molecule. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एडेनिन प्लस ग्वानिन, ये प्यूरिन हो गए टोटल एक डीएनए मॉलिक्यूल, ये बराबर होंगे थाइमिन प्लस साइटोसिन के। ये डीएनए में पाया जाने वाला पिरिमिडीन है और डीएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं A प्लस जी अपॉन T प्लस C इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 1। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे रैंडमली यहाँ हमारे एक स्ट्रैंड में A है, यहाँ G है, कहीं ऐसे लिख दीजिए रैंडमली, A लिख दीजिए, G लिख दीजिए, G लिख दीजिए, यहाँ पर जो है A लिख दीजिए। ठीक है, तो जब भी पेयरिंग होगी तो A के सामने कौन सा बेस आएगा? T आएगा। ठीक, आप पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग क्या होती है। A अगर एक स्ट्रैंड में A है तो उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? T, और एक स्ट्रैंड में अगर G है तो उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? C। यानी G की पेयरिंग C से होगी और A की पेयरिंग T से होगी, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग होगी। G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं G और C के बीच में, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं A और T के बीच में। तो जितना जगह A होगा उतने जगह उनके सामने क्या लगा देंगे? T लगा देंगे। ठीक, T लगा देंगे, और जितने जगह G होगा उसके सामने C लगा देंगे। तो G अगर यहाँ है तो उसके सामने C लगा देंगे, इस D यहाँ है तो उसके सामने C लगा देंगे, G यहाँ तो उसके सामने C लगा देंगे। तो आप देखेंगे जितना G होगा उतना C होगा। 1 2, अगर 3 G है तो 3 C है। A मान लीजिए 1 2 3 है तो T भी 3 होगा। तो आप कह सकते हैं A इज इक्वल टू T और G इज इक्वल टू C। तो A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का जो कंसेप्ट डाला था वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में, वो इरविन चारगाफ के इस ऑब्जर्वेशन पर उन्होंने प्रोपोजिशन दिया था, वो प्रपोज किए थे इस पॉइंट को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो वॉटसन एंड क्रिक का जो सैलिएंट फीचर है डीएनए डबल हेलिकल मॉडल से संबंधित डीएनए के मॉलिक्यूल या डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री का जो रूल पता है, इरविन चारगाफ ने जो कंसेप्ट दिया था, ऑब्जर्वेशन दिया था कि टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पिरिमिडीन, तो उसका इस्तेमाल करके अगर आपको डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड में अगर आपको कोई बेस सीक्वेंस पता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता है, जैसे A T G C A A, तो आप दूसरे स्ट्रैंड में, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में बेस का सीक्वेंस पता कर सकते हैं। कैसे? A के सामने हमेशा क्या आएगा? T, इसके सामने A आएगा, इसके सामने C आएगा, इसके सामने G आएगा, इसके सामने T आएगा, इसके सामने T आएगा। तो आप अगर एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस पता है तो आप दूसरे स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस बता सकते हैं। या इसका दूसरा जो एप्लीकेशन है कि डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड होता है, 5' 3' ओरिएंटेशन और 3' 5' ओरिएंटेशन वाला, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, जो अभी आगे वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है उसमें बताया गया कि डीएनए मॉलिक्यूल में जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब अगर एक स्ट्रैंड में 5' एंड ऊपर है और 3' एंड नीचे है, तो दूसरे स्ट्रैंड में 3' एंड OH ऊपर होगा, 5' P एंड नीचे होगा। तो अगर आपको पैरेंट स्ट्रैंड में, ये मान लीजिए पैरेंट स्ट्रैंड्स है, इन्हीं को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक है, तो पैरेंट स्ट्रैंड को ही टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें अगर सीक्वेंस यहाँ पर A है, यहाँ T है, यहाँ G है, तो इसके सामने वाले स्ट्रैंड में सीक्वेंस T होगा, A होगा और क्या होगा? C होगा। ठीक, और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड आप बनाते रहिएगा। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 2 है, 2 है। ठीक, ये 2 2 और ये 3। तो जब इससे डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, तो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, तो मान लीजिए ये स्ट्रैंड भी टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा, ये स्ट्रैंड भी टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा। तो इसमें ऑलरेडी आपको बेस सीक्वेंस पता है, A T
जी। और इस वाले टेम्पलेट स्टैंड में भी बेस सीक्वेंस पता है TAC। तो इसके सामने जो नया स्टैंड बनेगा उसका बेस सीक्वेंस यही होगा। ए के सामने यहाँ T कर देंगे, इसके सामने A कर देंगे, इसके सामने C कर देंगे। तो आप देखेंगे ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, दोनों ही स्टैंड में सीक्वेंस क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। उसी तरह यहाँ भी बना देंगे आप, इसके सामने A, इसके सामने T, इसके सामने G। ये भी डीएनए मॉलिक्यूल जो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल है, ये दोनों आपस में भी आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आपस में भी और पेरेंट से भी, ये डीएनए तीनों डीएनए आइडेंटिकल है। तो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से क्या क्या चीजें पता चलती हैं? एक तो ये देखने को मिलता है कि जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो अपने ही जैसे डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है, हूबहू एकदम। और दूसरा, अगर एक स्ट्रैंड का आपको सीक्वेंस पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का आप सीक्वेंस बता सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कंप्लीमेंट्री का जो रूल है, कंप्लीमेंटैरिटी का जो रूल है, इससे आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्पेलिंग से चलेगा, टेम्पलेट ये है बेटा। कई बार चीजें जल्दी में लिखने में दिक्कत होती है। अब जैसे कई बार नोबेल प्राइज दिखाता है तो बहुत लोग नोबेल ऐसे लिख देते हैं, नहीं, नोबेल प्राइज होता है। ठीक है, तो टेम्पलेट TEMPLAT, जबकि TEMPLAT टेम्पलेट, ठीक है ना, ये इस तरह से याद रखेंगे स्पेलिंग। तो ये नहीं स्पेलिंग सही, ये सही है। मैं जानबूझ करके एक बार कोशिश करता हूं कि जो कॉमन लोग लिखते हैं वो मैं लिखूं, और उसके बाद आपको ध्यान इंगित कराने के लिए कि बेटा देख ये गलत है, ऐसे सही है। एक ये भी स्ट्रेटजी होता है, तरीका होता है। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ लाइव कैमरे पर जब चाहूं तब इसको एडिट कर सकता हूं, लेकिन नहीं करता। जो एक नेचुरल चीज होती है एक इंसान में, मिस्टेक सबसे होती है। तो हम जैसे हैं वैसे हैं, आप जैसे ही हैं। तो होता क्या है कि कई बार लिखते समय ये गलतियां होती हैं, बट उसको इंगित कर देना, ध्यान दिला देना। अभी जैसे 3-मिथाइल यूरेसिल निकल गया मुंह से, अरे 3 कहां से होगा, 5वें कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आता है। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो गलती नहीं होती, अब दिमाग में कहीं से 3 आ रहा है, लेकिन जब उसी को एक्सप्लेन किए तो 5 सही है। उसी तरह से टेम्पलेट स्पेलिंग TEMPLATE होगा। तो अब हम लोग वाटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसके जो 6-7 पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे।